मैं रात वाला फर्ज नहीं निभाऊंगा। निशा को देखने के लिए लड़के वाले घर आए हुए थे। उसका होने वाला पति विशाल सामने ही बैठा हुआ था और घरवाले आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक लड़का बाइक की चाबी अपनी उंगलियों में नचाता हुआ घर में आया और अपने मम्मी पापा से बोला, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। फिर निशा पर नज़र पड़ते ही वह ठिठक गया। निशा भी उसकी ओर ही देख रही थी। उन दोनों को एक दूसरे की ओर देखते हुए देखकर निशा की मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम विपुल को ऐसे क्यों देख रही हो? निशा कुछ नहीं बोली तो विपुल बोल पड़ा, वो आंटी जी, मैं और निशा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं निशा का अच्छा दोस्त हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि बिमला आंटी मेरे भैया के लिए निशा का रिश्ता लेकर आई हैं। फिर अपने मम्मी पापा की ओर देखते हुए बोला, पापा मम्मी, आप लोगों को कोई छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। निशा बहुत अच्छी लड़की है और मेरी अच्छी दोस्त भी है। भैया के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। निशा धीरे से मुस्कुरा उठी। उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। विशाल ने सगाई तो कर ली, लेकिन वो उससे फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। इधर विपुल उसे भाभी भाभी कहकर चढ़ाने लगा था। निशा और विपुल के बीच अच्छी दोस्ती थी। विपुल खुश था कि उसकी भाभी के रूप में उसकी दोस्त घर आ रही है और निशा खुश थी कि उसकी ससुराल में उसे अपना एक दोस्त भी मिल जाएगा। बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। निशा अपनी ससुराल पहुंचकर बहुत खुश थी। शादी की पहली रात निशा सुहागरात के कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसका पति विशाल कमरे में आया। निशा शर्माते हुए उठ खड़ी हुई और उसने आगे बढ़कर अपने पति के पैर छूने चाहे तो विशाल ने रूखे स्वर में कहा कि देखो, मम्मी पापा ने हमारी शादी करवाई है। हम दोनों अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो मैं तुम्हें अभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं फ़िलहाल रात वाला फर्ज नहीं निभाऊंगा। अगर धीरे धीरे तुम मुझे पसंद आई तो फिर मैं तुम्हें पत्नी होने का अधिकार दूंगा। तब तक तुम मेरे कमरे में आराम से रह सकती हो। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बस मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। निशा तो पहली रात अपने पति के ऐसे रूखे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि धीरे धीरे मैं अपने प्रेम और समर्पण से अपने पति का दिल पिघला ही लूँगी। इसलिए अगले दिन से ही उसने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ ही अपने पति के दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी भी शुरू कर दी। लेकिन देखते ही देखते उसकी शादी को 6 महीने बीत गए और उसके पति ने अभी तक उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, विपुल उसके साथ दोस्ती भरा व्यवहार रखता था। अपने खालीपन को भरने के लिए निशा विपुल से बातचीत करती थी, उसके साथ बाजार जाती थी और कभी कभी दोनों कोई मूवी भी साथ देखने जाते थे। अब दोनों क्योंकि पहले से ही दोस्त थे तो किसी को उन दोनों के साथ घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते अब काफ़ी सहज हो गए थे। फिर भी निशा की आंखों में एक सूनापन दिखाई देता था। विपुल को समझ में नहीं आता था कि आखिर हंसते हंसते अचानक से निशा की आंखों में पानी क्यों आ जाता है। निशा के पति ने उससे खाने पीने पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन निशा का तनमन पति के सानिध्य को हर रात तड़पता था। फिर एक रात पति की अनुपस्थिति में उसका देवर कमरे में आया। अंधेरे में निशा को पता ही नहीं चला कि वो विपुल है और उसने भरे गले से कहा, आ गए तुम, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। विशाल, आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो। शादी के इतने महीने हो गए, फिर भी तुमने कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। तुम हमेशा मुझे कहते रहे कि मैं रात वाला फर्ज नहीं निभाऊंगा। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? कहते हुए वो उसके करीब आई। तभी विपुल ने कमरे की लाइट जला दी। विपुल को देखते ही निशा के तन बदन में एक झुर्री सी दौड़ गई और वह निशब्द रह गई कि उसने अपने देवर से क्या क्या कह दिया। इस वजह से दूसरी ओर मुंह घुमाकर अपने आंसू पोंछने लगी। विपुल यह सब सुनकर अबाक रह गया था। आज यह सब सुनकर वह भूल गया कि सामने उसकी दोस्त नहीं बल्कि भाभी खड़ी है। उसने झट से पहले की तरह आगे बढ़कर उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया
और कहने लगा, निशा ये सब क्या है? यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ? निशा की पलकें झुक गईं। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। आज वह खुद को रोक ना पाई और सशकते हुए उसने विपुल के कंधे पे अपना सिर टिका दिया। विपुल को भी उस पल ना जाने क्या हुआ, उसने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो देर तक उसके सीने से लगी हुई आंसू बहाती रही। जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वह विपुल की बाहों में है तो वह छिटक कर उससे दूर खड़ी हो गई। विपुल भरे गले से बोला कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा था, तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? निशा बोलो ना, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैं भैया से इस बारे में बात करूं? निशा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मेरा मन भारी हो जाता है तो मैं उनसे लड़ लड़ाकर अपने मन की भड़ास निकालती हूँ, लेकिन उनका मन मेरे लिए कभी पिघलता ही नहीं और ना कभी पिघलेगा। कहते कहते वह शून्य में ताकने लगी। विपुल धीरे से बोला, मैं तुम्हें यह बुक देने के लिए आया था, तुम इसे रख लो, हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर वो झटके से वहाँ से निकल कर चला गया। लेकिन आज विपुल की छुअन ने निशा के मन को विचलित कर दिया था। इधर विपुल को भी कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद से वो निशा से नज़रें चुराने लगा था। निशा भी पहले की तरह उसके साथ सहज होकर बातें नहीं कर पाती थी। विपुल ने भी अब पति पत्नी के बीच पसरे हुए तनाव को महसूस करना शुरू कर दिया था और निशा के लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो पता नहीं क्यों उसकी ओर नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। निशा भी विपुल के करीब आने से बचती रहती थी, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर जल्दी ही दोनों एक दूसरे के लिए तड़पने लगे थे और शायद उन्हें एहसास होने लगा था। इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ और ही भाव उपजने लगे और इस एहसास को वह दोनों ही खत्म कर डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलत है। विपुल ने सोचा, यदि भैया भाभी का रिश्ता सुधार दूं तो शायद मेरे मन में उपज रहे इन भावों का अंत हो जाए। इसलिए उसने अपने भैया से बात करने का निश्चय कर लिया। एक दिन शाम को वो अपने भैया के ऑफिस के बाहर बाइक लेकर खड़ा हो गया। जब विशाल ऑफिस से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि विशाल के साथ एक लड़की थी और विशाल उसके कमर में बाहें डालकर हंसते हुए बाहर आ रहा था। यह देखकर विपुल को गहरा झटका लगा। विशाल ने अपनी बाइक को हाथ भी नहीं लगाया और उस लड़की के साथ एक कार में बैठकर कहीं जाने लगा। विपुल ने भी कार का पीछा किया तो विशाल उस लड़की के साथ एक फ्लैट पर पहुंचा। दोनों कमरे में बंद हो गए। विपुल यह सब देखकर स्तब्ध रह गया था। उसके बाद विपुल ने कई दिनों तक छिपकर विशाल का पीछा किया तो उसे पता चला कि विशाल देर रात तक उस लड़की के साथ वहीं रहता है, उसके साथ घूमता फिरता है, मूवी जाता था। वो उसे वो सारे अधिकार दे रहा था जो उसकी पत्नी के थे। विपुल से यह सब सही नहीं हुआ। उसने घर आकर अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता दी। जब विशाल के पिता ने उससे इस बारे में पूछा तो विशाल गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा, हाँ, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं कुछ दिनों में इसे पसंद करने लगूंगा। लेकिन इसी बीच मेरे ऑफिस में सोफी आई और मैं उसे पसंद करने लगा, तो इसमें गलत क्या है? विशाल को उसके पिताजी ने बहुत डांट फटकार लगाई, लेकिन फिर भी विशाल अपनी बात से पीछे नहीं हटा। तो गुस्से में विशाल के पिताजी ने उसे घर से निकाल जाने के लिए कह दिया। विशाल ने भी कहा कि मैं अपना कमा कर खा सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सकता हूँ, इसलिए मुझे भी आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। यह सब जानकर निशा का दिल टूटकर चकनाचूर हो चुका था, लेकिन विपुल ने उसे संभाला। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने अपने मम्मी पापा से बात की कि वो निशा से शादी करना चाहता है और जो फर्ज उसके भैया नहीं निभा पाए वह निशा के प्रति निभाएगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद बड़ों ने निशा से इस बारे में बात की। निशा ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर निशा और विशाल का तलाक हुआ। विशाल घर परिवार से अलग अपनी ज़िंदगी सोफी के साथ बिताने लगा
और इधर विपुल निफा के जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश करने लगा। शादी की पहली रात विपुल ने जब निफा को अपने गले लगाया तो निफा फूट फूट कर रो पड़ी और भले गले से कहने लगी, मुझे तो लगा था कि सुख के कोई पल आएंगे ही नहीं। विपुल ने उसकी गीली पलकों को अपने होठों से छूते हुए कहा कि अब मैं तुम्हारी इन आंखों में कभी दुख के आंसू आने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी आंखों में कभी नमी आई भी ना तो वह खुशियों के आंसू होंगे। इतना कहकर उसने धीरे धीरे उसे प्रेम के रस में डुबाना शुरू कर दिया और निशा भी उस प्रेम सुधा में भीगती चली गई। आज विपुल के कारण निशा के जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। इधर विशाल ने जिस फोपी के चक्कर में अपनी पत्नी को दर्द दिया, वही फोपी उसके साथ बेवफाई करके किसी और के साथ भाग गई और विशाल जीवन में अकेला रह गया। उसके साथ ना तो परिवार का साथ था और ना ही जीवन साथी का, और अब उसे किसी के साथ जुड़ने की इच्छा भी नहीं रह गई थी। वह बस अपनी नीरस जिंदगी को बोझ की तरह ढो रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।